देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, सबसे पहले उसको पढ़ना सीखेंगे और उससे सीखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखो नॉर्मल जो क्वेश्चन आएंगे वो तो हम इजीली आप कर लेंगे भाई, आपको अगर नॉर्मल फैक्टर पूछा, मल्टीपल पूछा, लेकिन क्या होता है कि हमारी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ के उसमें थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ जाता है। इसे जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। यानी कि जो शब्दों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो लाइन बनी होती है उसके अंदर से फिर हमें उसके अंदर फाइंड करना होता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो इसे वर्ड प्रॉब्लम होती है, ये भी आपको बहुत जरूरी है सीखनी, क्योंकि ज्यादातर जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर आपके वर्ड प्रॉब्लम के ही क्वेश्चंस आएंगे। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट तो सभी हर क्वेश्चन कर देगा, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं वो केवल कुछ ही स्टूडेंट कर पाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है और जो वर्ड प्रॉब्लम को बहुत इजीली बनाना सीख जाते हैं। तो वही बार बार हम उन वर्ड प्रॉब्लम्स पे ट्राई करके इनको सीखेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स मतलब आप जानते हो ना सेट, अगर हम किसी चीज का सेट बनाते हैं, जैसे आपने बहुत सारी चीजों का सेट देखा होगा कि जैसे हम उनका ग्रुप बनाते हैं, हमने कुछ चीजों का सेट बनाते हैं। हाँ रुक जाओ एक मिनट, मैं भी बोल लूं। जैसे हम कुछ चीजों का सेट बनाते हैं ना, जब हम किसी भी जगह पे हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैं इधर आपको इसको साइड करके दिखाता हूँ ना, प्लस करके। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ये गोला बनाया और एक ये बनाई और ऐसे कुछ मैंने एक डिजाइन बना दी है ना, ऐसे कुछ मैंने एक डिजाइन बना दी। चलो थोड़ा दूसरा बना लेते हैं ना डिजाइन। चलो ये मैंने डिजाइन बनाई। अब मैंने क्या किया कि इस डिजाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया बार बार, है ना। इससे क्या हुआ, ये इसका क्या बन गया सर, सेट बन गया। इसका क्या बन गया, ये सर सेट बन गया, इसका एक ग्रुप बन गया। तो ये क्या हो गया सर, इसका एक सेट बन गया। तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए सर, नंबर्स का सेट चाहिए, यानी कि एक समूह चाहिए। वो भी किसका, बिटवीन 1 and 10। देखो मैंने एक बार पहले भी कहा था कि सर जो ये बिटवीन वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, 1 and 2 इसका मतलब 20 को काउंट करोगे तो 1 and 20 के बिटवीन है ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इन दोनों वर्ड्स को। देखो ये दोनों वर्ड में एक साथ बता देता हूँ। ये वाला सेट वाला तो मैं हटा देता हूँ। अब देखना यहाँ पर आपके पास में दो लाइन लिखी जाती है। एक तो क्या होती है 1 to 20। देखना मैं दोनों बातें लिख रहा हूँ, 1 to 20, 1 से 20 तक। इधर लिख देता हूँ फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक एक लाइन तो मान लो ये लिखी हुई है। और एक लिखी हुई है बिटवीन बिटवीन 1 to 20, बिटवीन 1 to 20 एक तथा सॉरी 1 and 20 लिख देते हैं ना, 1 and 20, एक तथा 20 के बीच, एक तथा 20 के बीच। अब इन दोनों बातों का मीन समझना, इन दोनों लाइन का मीन्स क्या होता है देखना। देखो फ्रॉम 1 to 20 है ना, इसका मतलब होता है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है सर, 20 तक जाना है। तो 1 and 20 ये होता है फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक। लेकिन अगर आपको बिटवीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बिटवीन, किस किस किस, एक तो 1 और एक 20 के बीच में, यानी कि 1 और 20 जो है उनके बीच में चाहिए। हमें क्या चाहिए सर, उनके बिटवीन या उनके बीच में चाहिए। मतलब ना तो उसमें 1 काउंट होगा ना ही उसमें 20 काउंट होगा। मतलब 2 to 19, 2 to 19, ये बात ध्यान रखना। बिटवीन जो वर्ड होता है ये मैंने नंबर सिस्टम में भी बताया था और आज वापस बता रहा हूँ कि सर बिटवीन जो होता है या के बीच होता है, उसके अंदर उन दोनों के बीच में चाहिए, हमें उन दोनों के बिटवीन चाहिए। ना तो उसको काउंट करेंगे ना ही इधर वाले को काउंट करेंगे, इन दोनों के बिटवीन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि सर बिटवीन 1 and 20 विच है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। देखो क्या लिखा हुआ है, विच हैज एग्जैक्टली, क्या लिखा हुआ है सर, विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके कितने फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 1 से 20 के बीच की संख्याओं का समूह है जिसके पूर्णतया 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2। 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, नॉट मोर देन 2, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। आपको कुछ पॉइंट याद आ रहा है, मैं एक बार के लिए आपको वापस से रिमाइंड करवाता हूँ। देखो हमने एक बार एक पॉइंट पढ़ा था, और पॉइंट क्या पढ़ा था कि सर अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स है, जिसके ओनली कितने फैक्टर्स है सर, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर क्या कहलाती है सर, हमारी प्राइम नंबर कहलाती है। वो नंबर अभाज्य संख्या कहलाती है। मैंने कहा था ना कि ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं। तो ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स दैट आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक वो संख्या स्वयं होती है। यही पॉइंट यहाँ पे यूज करेंगे कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है
कि अगर आपको ऐसी संख्याएं फाइंड आउट करनी है जिसके बीच में सर एक और 20 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 20, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, जिसके पास में कितने फैक्टर्स हो सर, जिसके पास में 2 गुणनखंड हो। अब देखो, आप सभी को पता है कि सर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब यानी कि कोई भी आप नंबर अगर आपने चूज की है, उस नंबर के कितने नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए सर, ओनली 2 नंबर से। तो देखो, आप सभी को पता है कि सर आप कोई भी नंबर ले लो, उसमें 1 का तो डिवाइड जाएगा, फिक्स पता है ना, उसमें 1 का डिवाइड जाएगा, और उसमें सर उस नंबर का खुद का भी डिवाइड जाएगा। कोई नंबर आप मान सकते हो, कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो, एनी नंबर, उसके अंदर 1 का डिवाइड जाएगा, फिक्स है कि सर हर संख्या में एवरी नंबर हैज डिवाइड बाय 1, हर संख्या 1 से भाग होगी और हर संख्या में खुद का भी भाग जाएगा। तो सर ये भी कह रहा है कि सर ओनली 2 फैक्टर्स ही होनी चाहिए, इसका मतलब कि सारी नंबर कैसी होगी, प्राइम नंबर होगी। अब आपको वो भी किसके बीच में चाहिए सर, 1 से 20 के बीच में, 1 तथा 20 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 20, ना तो उसके आगे जाना है ना उसके पीछे जाना है। तो आप एक बात बताओ कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करूं, यहीं पे कर देता हूँ ना, अगर जैसे मान लो कि मैं लिखूं कि 1 से लेकर 20 के बीच की सारी आपको प्राइम नंबर लिखनी है, उसमें ना तो 1 काउंट करना ना 20 काउंट करना है, तो आप क्या कहोगे सर, अगर आपने 1 से 20 के बीच की बात करो, यानी कि 2 से लेकर कहाँ तक चाहिए सर, 19 तक चाहिए। सीधी बात तो ये है, ना तो आपको 20 को काउंट करना है ना ही 1 को काउंट करना है। अब सर क्या चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स हो, मतलब कि सर 2 फैक्टर्स वाली कौन कहलाती है सर, प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या तो बहुत इजीली पता है ना कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद में 17 और उसके बाद में 19। तो सर ये हमारी क्या होगी, प्राइम नंबर्स होगी। और सर ये ऐसी नंबर है जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके ओनली क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जिसके कितने गुणनखंड होते हैं सर, ओनली 2 गुणनखंड होते हैं या 2 समापवर्तक होते हैं, वो क्या कहलाती है सर, प्राइम नंबर कहलाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएगी सर, प्राइम नंबर कहलाएगी। एक तो नंबर 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, वही 2 फैक्टर्स होंगे और वो सारी प्राइम नंबर कहलाएगी। इसलिए सर इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास में क्या रहेगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से था। अगर इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से पढ़ते ना ढंग से, तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो सकता था। क्यों, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ था कि सर बिटवीन 1 एंड 20, यानी 1 से 20 के बीच में चाहिए, और वो भी कौन सी नंबर चाहिए सर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए। तो आपको पता है कि सर अगर कोई भी नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है सर, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। क्योंकि सर अगर कोई भी आप नंबर हो और उसके ओनली 2 फैक्टर्स है, उसके केवल 2 गुणनखंड है, उसके कितने फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, या उसके केवल 2 गुणनखंड है, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी सर, वो नंबर हमारी प्राइम नंबर कहलाएगी, या वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये हमें पता चल गया। और वो नंबर किन किन के बीच में होनी चाहिए सर, 1 एंड 20, 1 तथा 20 के बीच में होनी चाहिए, और वो उसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो पता चला सर प्राइम नंबर। तो फिर प्राइम नंबर तो हमें पता है। देखो क्वेश्चन कितना इजी था, प्राइम नंबर ही था ना, लेकिन उसने सीधा आपसे सीधा प्राइम नंबर नहीं पूछ के उसको थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को घुमा दिया। क्वेश्चन को कितना घुमा दिया कि देखो, उस एग्जामिनर को पता था कि बच्चों को ये पता है कि 1 to 100 तक प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, बच्चों को पता है, लेकिन उसने थोड़ी सी इसमें चेंज क्या कर दिया, प्राइम नंबर का वर्ड नहीं लिख के उसने ये लिख दिया एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स लिख लिया, पूर्णतया 2 गुणनखंडों, ये बात लिख दी। और अब यहां से आपका ये भी माइंड चेक हो गया कि आपको प्राइम नंबर पता है नहीं पता, दूसरा ये भी पता हो गया कि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपका पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, तीसरा कि आप किसी क्वेश्चन को लेकर केवल आपने रट के क्वेश्चन आए हो या आप समझ के भी क्वेश्चन आए हो। तो यहां से आपने जो पहले हमने एक लाइन पढ़ी थी कि सर प्राइम नंबर जो होती है उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये लाइन हमने पढ़ी थी, उसका केवल यहाँ पर यूज करना था हमें। हमने उसका यूज किया कि पता चला कि सर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, पूर्णतः 2 गुणनखंड है, मतलब कि प्राइम नंबर है। और किस किस के बीच में सर, 1 एंड 20 के बीच में, तो केवल प्राइम नंबर लिखनी थी। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये हमारी क्या हो गई सर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसीलिए मैंने इसके अंदर आपके केवल ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर मैंने सिलेक्ट किए थे कि जो थोड़े से
अपनी नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे थोड़े से हटके क्वेश्चंस हो, क्योंकि मुझे पता है नॉर्मल अगर मैं आपसे कहूँ कॉमन फैक्टर आप इजीली निकाल दोगे, फैक्टर पूछूंगा तो भी वो निकाल दोगे, मल्टीपल भी काउंट कर दोगे, कॉमन मल्टीपल से बता दोगे, प्राइम फैक्टर से बता दोगे। लेकिन थोड़े से उसके अंदर मैंने जब ट्रिकी क्वेश्चन बना दिए, ये क्या होता है, फिर हम क्या कहते हैं, सर हमारा तो पेपर बहुत हार्ड था। अरे पेपर हार्ड नहीं था, पेपर बहुत इजी था। आपने जो पढ़ा था सारी चीजें वही है। अब इस क्वेश्चन में आपने जो पढ़ा आपको सबको पता है कि 1 to 20 तक प्राइम नंबर कौन सी होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता ना प्राइम नंबर तो सभी स्टूडेंट निकाल देते। लेकिन इसमें ट्रिक, ये क्वेश्चन हार्ड कैसे हो गया, इसके अंदर प्राइम नंबर का यूज नहीं करके इसमें ये लिख दिया कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, केवल 2 गुणनखंडों। बस ये वाला चेंज करते ये क्वेश्चन टफ हो गया। टफ क्यों हो गया, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होती है, पूर्णतः 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे ये बात पता चली हमको आसानी से पता चल गया कि अरे सर प्राइम नंबर ही निकालना था, वो तो हम यूं ही लिख देंगे प्राइम नंबर। ऐसे क्वेश्चन को समझो और फिर सारी बातों को देखो। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ये सोचना है कि देखो इसमें पहली लाइन में तो ठीक है, पहली लाइन तो 1 से 20 के बीच की संख्या का समूह बना, ठीक है। अगली लाइन क्या करें, उसको सोचो कि कहीं हमने ऐसा कोई लाइन पढ़ा था क्या पहले कि जिसमें पूर्णतः 2 गुणनखंडों वो कौन सी नंबर होती है। हाँ, अच्छा प्राइम, इस तरह। ये आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह बनाया करो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ, है ना। कौन सी बातें बता देता हूँ सर, एक तो मैं बता देता हूँ सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं कि सर सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप ही कर देता हूँ सीधा, एक तो ये सक्सेसर टाइप कर देता हूँ, प्रीडिसेसर टाइप कर देता हूँ। ये तो हो गया हमारा प्रीडिसेसर, जिसे कहते हैं सर अनुवर्ती। और एक जो सक्सेसर होगा हमारा, सक्सेसर वो होता है सर उत्तरवर्ती। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, ठीक है। उत्तरवर्ती एंड अनुवर्ती। तो हमें ये देखना है कि सर इसमें उत्तरवर्ती और अनुवर्ती क्या होता है। हमें इसके ऊपर आज थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करवा बता देता हूँ। और कैसे, देखो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है ना। अभी आप कहोगे सर इतना सा टॉपिक था, ये तो हम ऐसे ही पता कर देते, है ना। देखना, आपके पास में 2 वर्ड लिखे हुए हैं। एक वर्ड क्या लिखा हुआ है सर, एक लिखा हुआ है सक्सेसर, है ना। एक तो क्या लिखा हुआ है सर, एक हमारे पास में लिखा हुआ सक्सेसर और एक लिखा हुआ सर प्रीडिसेसर। एक लिखा हुआ उत्तरवर्ती और एक लिखा हुआ सर अनुवर्ती। एक क्या लिखा हुआ सर, उत्तरवर्ती लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ सर अनुवर्ती। दोनों बातों का ध्यान रखना क्या होते हैं, एक लिखा हुआ उत्तरवर्ती और एक लिखा हुआ सर अनुवर्ती लिखा हुआ है। अब देखना, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको दोनों में चेंजेस क्या होते हैं। देखो, अगर आपको किसी भी नंबर का अगर आपको सक्सेसर पता करना, इतना लिख दो इसको, उत्तरवर्ती अगर आपको पता करना है, और अगर आपको किसी नंबर का प्रीडिसेसर पता करना है, अगर आपको उसका अनुवर्ती पता करना है, तो क्या करोगे। देखो, जब भी उसका सक्सेसर आपको पता करना हो, उत्तरवर्ती पता करना हो, तो जो भी आपके पास में नंबर है, नंबर को मैं एन से लिख रहा हूँ, उसमें +1 कर दो। और अगर आपको किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर या अनुवर्ती पता करना है, तो उस नंबर में क्या कर दो सर, उस नंबर में -1 कर दो, उस नंबर में क्या कर दो, -1 कर दो। तो सक्सेसर अगर आपको पता करना है किसी भी नंबर का, अगर आपको सक्सेसर पता करना है तो उसमें +1 कर दो। और अगर किसी नंबर का प्रीडिसेसर पता करना है तो उसमें -1 कर दो। तो ये हो जाता है हमारे पास में उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। इस बात का ध्यान रखना, उत्तरवर्ती +1 होगा,
अनुवर्ती -1 होगा, अनुवर्ती -1 होगा, तो उत्तरवर्ती और अनुवर्ती होगा। तो ध्यान रखना, सक्सेसर अगर किसी नंबर का पता करना है तो नंबर में कितना प्लस कर दो सर, +1 कर दो। और अगर किसी नंबर का प्रीडिसेसर या अनुवर्ती पता करना है तो उस नंबर में क्या कर दो सर, -1 कर दो, उस नंबर में क्या कर दो, -1 कर दो। ये दोनों पॉइंट हो गए। तो आप समझ गए होंगे, सक्सेसर ऑफ ए नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त होता है, बाय एड 1, उसमें +1 करना होगा। बात एकदम सही है सर, एकदम से सही बात लिखी हुई है। किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती उस संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। हाँ सर, उत्तरवर्ती एक जोड़ने पर प्राप्त होता है, जबकि अनुवर्ती एक माइनस कम करने पर आपको प्राप्त होता है संख्या में से। तो उत्तरवर्ती अनुवर्ती दोनों बातें ध्यान रखना, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। उत्तर का मतलब आगे की तरफ जाना, उत्तर का मतलब आगे की तरफ जाना +1, अनुवर्ती का मतलब -1 करना। तो प्रीडेसेसर पीछे की तरफ -1, सक्सेसर +1 होगा। सक्सेसर उसमें देखो सक्सेस कब मिलती है, देखो सक्सेसर से समझो सक्सेस मिलना, हमें क्या मिली, सक्सेस कब मिलेगी, पीछे जाएंगे तब या आगे जाएंगे तब। तो आपको पता है कि सर आगे जाएंगे तो सक्सेस मिलेगी, तो आगे चले जाओ सक्सेस से। और उत्तर दिशा किधर, और उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, तो हम आगे की तरफ चलेंगे उत्तर में, तो उत्तर से उत्तर दिशा, तो इसमें आगे जाएंगे तो +1। सक्सेस कहाँ मिलेगी, जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो +1 सक्सेस, और प्रीडेसेसर पीछे जाएंगे फिर -1 हो जाएगा, तो अनुवर्ती में -1 हो जाएगा। इस तरह सब याद रखना, उत्तर दिशा आगे की तरफ होती है, तो उत्तर दिशा जब आगे की तरफ होगी तो उसमें हम +1 कर देंगे। सक्सेसर सक्सेस कब मिलेगी, जब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब +1, तो पीछे कौन बचेगा, प्रीडेसेसर, उसको -1 कर दो। उत्तर दिशा आगे की तरफ है तो अनुवर्ती हो जाएगा पीछे, यानी -1 हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ध्यान रखना। सक्सेस कब मिलेगी, आगे जाएंगी, मतलब कि सक्सेसर +1, तो प्रीडेसेसर -1। उत्तर दिशा किधर होती है, आगे की तरफ होती है, तो सर उत्तर दिशा आगे की तरफ होती है तो +1 कर देंगे, जबकि अनुवर्ती तो फिर -1 कर देंगे। तो ट्रिक याद रखना ये बात का। तो ये पॉइंट नंबर 2 आपका राइट हो गया। अब चलते हैं सर पॉइंट नंबर फर्स्ट की ओर डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या करता है, देखना क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ये देखना। पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको ये पता करना है क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर, क्या लिखा हुआ है सर, टू कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास में दोनों जो नंबर्स होगी वो कैसी नंबर होगी सर, कंपोजिट होगी, यानी कि उनमें डिवाइड होना चाहिए। रिमेन्स सेम, जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम रहता है। ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर भी हम चेंज कर दें ना तो भी क्या होता है कि सर उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है। कोई दो अभाज्य संख्या है, दो भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है उनका अगर आप स्थान भी बदल देने पर भी उनका क्या होता है सर, गुणनफल समान रहता है। कैसे, अब देखना सर, मान लेते हैं कि आपके पास में क्या चाहिए सर, टू कंपोजिट नंबर चाहिए आपको। कौन से नंबर चाहिए सर, टू कंपोजिट आपको नंबर चाहिए, यानी कि दो भाज्य संख्या आपको लिखनी है। क्या लिखनी है, दो भाज्य संख्या। तो कोई भी दो भाज्य संख्या लिख लूं मैं, एक तो 4 लिख लेता हूँ और एक 10 लिख लेता हूँ। दोनों ही क्या होती है हमारे पास में, कंपोजिट नंबर होती है, भाज्य संख्या होती है, दोनों लिख ली। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सर इनका आपको प्रोडक्ट करना है, पहले इनका क्या करना है, प्रोडक्ट, या जिसे क्या कहा जाता है सर, गुणनफल कहा जाता है। तो एक काम करते हैं, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 4 × 10 कितना आएगा सर हमारे पास में, 40। फिर क्या लिखा हुआ है सर, इनका ऑर्डर चेंज करना है। ये भी तो लिखा हुआ है ना कि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा सर, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, समान रहेगा। कब, जब इनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, चेंजिंग देयर ऑर्डर, चेंजिंग देयर ऑर्डर, अगर उनका आप स्थान बदल देने पर भी, स्थान बदलने पर भी क्या रहता है, उनका गुणनफल हमेशा समान रहता है। स्थान बदलने का मतलब 10 को इधर लिख दो और 4 को इधर लिख दो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रहना है। अब हमने क्या कर दिया, इनका ऑर्डर बदल दिया ना, इसका इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। अब भी कितना रह रहा है सर, 40 रह रहा है, मतलब कि सर प्रोडक्ट सेम रह रहा है। कब, जब उनका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जब उनका स्थान बदल देते हैं तो भी क्या रहता है सर, हमारे पास में इनका प्रोडक्ट क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। मतलब कि पॉइंट नंबर 1 भी क्या आपका एकदम से राइट पॉइंट है, एकदम से राइट पॉइंट है। यस, बताओ। नहीं कोई बात नहीं, देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको उनका ऑर्डर बदल देना, उनका स्थान बदल देना है, तो सिंपल सा पता था कि सर स्थान कैसे बदलेगा, कि जो मल्टीप्लाई में जब हम करेंगे तो उसके बाद में उनको क्या करेंगे, एक दूसरे की जगह बदल देंगे। तो इसको इधर लिया, इसको इधर लिया है, फिर भी क्या रहा सर, हमारा प्रोडक्ट या गुणनफल समान रहा। तो सर जब प्रोडक्ट या गुणनफल हमारा,
पहली बात तो आपने जो 2 लिया था ना वो एक प्राइम नंबर थी, अभाज्य संख्या थी, तो आपको तो कंपोजिट नंबर लेना था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने अब पता चल गया कि सर देखो, आपको जो प्रोडक्ट पता करना है वो 2 कंपोजिट नंबर का पता करना है। उसके बाद में क्या करना है सर, उनका ऑर्डर चेंज करना है। क्या प्रोडक्ट सेम रहता है क्या? हमें सेम मिला, तो क्या हो गया, राइट हो गया। 2 भाज्य संख्या लेनी थी हमें, उनका स्थान बदल देना है उनके गुणनफल में, फिर भी क्या रहेगा सर, उनका गुणनफल समान रहेगा। अगर गुणनफल समान रहा तो सर इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है या जो ये वाक्य लिखा हुआ है या कथन लिखा हुआ है, ये हमारा क्या सर, एकदम से राइट स्टेटमेंट है, एक सही कथन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सर, स्टेटमेंट नंबर 3। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 3, कथन नंबर 3 पर देखते हैं। सर ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 16434 इज डिविजिबल बाय 6। चेक कर लेते हैं, 16434 6 से विभाजित है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि सर रूल ऑफ 6 क्या कहता है, आपको शायद पता नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूँ। कुछ बच्चों स्टूडेंट्स को पता है, कुछ को नहीं पता, तो मैं याद दिला देता हूँ। रूल ऑफ 6 क्या कहता है सर, जो रूल ऑफ 6 या 6 का नियम जो कहता है ना, डिविजिबिलिटी का रूल, वो क्या आता है कि आपके पास में मान लो कोई भी नंबर है, ठीक है, इस नंबर में आप 2 का डिवाइड करो, अगर इस नंबर में डिवाइड हो जाएगा, इसी नंबर में 3 का डिवाइड करो, ये इससे भी डिविजिबल हो, अगर ये 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल होगा तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर रूल ऑफ 2 क्या कहता है? रूल ऑफ 2 कहता है कि जैसे आपके पास में कोई नंबर लिखी हुई है, उस नंबर का जो लास्ट अंक होगा, जो इकाई का अंक या वंश डिजिट या यूनिट डिजिट होगा, वो अगर आपके पास में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो नंबर आपकी 2 से डिविजिबल होगी। रूल ऑफ 3 क्या कहता है सर? रूल ऑफ 3 क्या कहता है ये सुनना। रूल ऑफ 3 कहता है कि जैसे आपके पास में ये एक नंबर है, तो आपको करना क्या है, इस नंबर के जितने भी आपके पास में डिजिट्स है ना, उन सभी डिजिट्स को प्लस कर लेना है, सभी अंकों को जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर आपके पास में एक नंबर बनेगा, उस नंबर में 3 का डिवाइड करना है। अगर इसके डिजिट सम में या अंकों के योग में अगर 3 का डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी क्या होगी सर, 3 से डिवाइड होगी। चलिए सर, इस बार आपके पास में 16434 था ना, 16434 ये आपके पास में एक नंबर था, तो आपके पास में इस बार आपको क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 16434। तो सर आपने कहा कि सर रूल ऑफ 2 तो पता चल गया कि इसका जो लास्ट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 4 है, इसका मतलब कि सर ये नंबर आपकी 2 से तो डिविजिबल है। रूल ऑफ 3 के देख लेते हैं। सर रूल ऑफ 3 जो कहता है वो क्या कहता है कि इसके सभी डिजिट्स को प्लस कर लो, इसके सभी डिजिट्स का क्या कर लो, प्लस कर लो। तो सर इसके डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। तो सर इसके डिजिट्स कौन कौन से हो गए, 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। चलिए प्लस करते हैं, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 कितना हो गया सर, 18। 18 में क्या 3 का डिवाइड होगा, हाँ सर 18 में 3 का कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि 18 में अगर डिवाइड करोगे 6 टाइम होगा, इसका मतलब कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगी। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी तो वो नंबर 6 से भी क्या होगी सर, डिविजिबल होगी। ध्यान रखना, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी तो वो संख्या 6 से भी भाज्य होगी। तो 2 और 3 दोनों से इस बार डिविजिबल है। रूल ऑफ 2 क्या लगाया कि सर किसी भी नंबर का वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। रूल ऑफ 3 क्या कहता है, सभी डिजिट्स का सम करो, हमने सम किया, सम करने पर जो आपके पास में डिजिट सम बने या अंकों का योग हो उसमें 3 का डिवाइड करो, अगर 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, और 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने के कारण ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल है या 6 से भी विभाज्य होगा। तो इसका मतलब कि ये नंबर डिविजिबल बाय 6। हाँ सर, ये स्टेटमेंट भी आपके पास में क्या है सर, एक राइट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये वाक्य भी जो कथन है ये भी आपका सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट देखना, इस बार क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने क्या लिखा सर, इस बार आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है बिटवीन किस किस के, लोवेस्ट नेचुरल नंबर, लोवेस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा से छोटा, लोवेस्ट नेचुरल नंबर एंड लोवेस्ट होल नंबर, और किसके बीच में सर, लोवेस्ट होल नंबर, जो आपका, अब आपको पता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए, इज 1, और वो डिफरेंस कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। न्यूनतम प्राकृत संख्या, क्या पूछिए कि सर जो न्यूनतम प्राकृत संख्या यानी सबसे छोटी से छोटी जो प्राकृत संख्या है और न्यूनतम पूर्ण संख्या,
यानी कि सर जो सबसे छोटी से छोटी जो पूर्ण संख्या है उन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होता है, 1 होता है। चलिए सर इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। जब इस पे डिस्कस किया तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो आपका नेचुरल नंबर है या जिसे क्या कहते हैं, ये तो हो गया सर नेचुरल नंबर, या जिसे कहते हैं सर प्राकृत संख्या कहते हैं, ये आपका कहां से स्टार्ट होता है सर, 1 से। तो 1 2 3 इस तरह डेश 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 ये आगे चलता जाएगा। सर जो होल नंबर होता है, सर जो होल नंबर होता है या जो पूर्ण संख्या होती है वो हमारी कहां से स्टार्ट होती है सर, 0 से। 0 1 2 3 डेश 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 ये होगा। अब आपको क्या कहा था सर, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सा छोटा, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा सर, ये दोनों इसमें स्मॉलेस्ट है। तो नेचुरल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो गया 1, और सबसे स्मॉलेस्ट या न्यूनतम या लोवेस्ट होल नंबर कौन सा 0। दोनों का क्या करना है सर, हमें डिफरेंस पता करना है, अंतर पता करना है। जब दोनों का हमने डिफरेंस पता किया तो कितना आया सर, 1 आया। इसका मतलब कि सर ये वाला आपका कथन भी क्या हो गया सर, एक राइट स्टेटमेंट है, ये भी एक कथन, सही कथन लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि सर न्यूनतम प्राकृत संख्या कौन सी 1, लोवेस्ट नेचुरल नंबर, लोवेस्ट होल नंबर यानी कि न्यूनतम पूर्ण संख्या, सबसे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी 0, और 1 और 0 को माइनस करेंगे तो सर 1 आएगा। इसका मतलब सही स्टेटमेंट है। एवरी नंबर, देखो स्टेटमेंट नंबर 5 क्या लिखा हुआ है सर, एवरी नंबर क्या लिखा हुआ है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणज होती है। पता कर लो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर, प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणज होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो मल्टीपल होता है जिसे हम गुणज कहते हैं वो एक्चुअली में होता क्या है सर, वो मल्टीप्लाई होता है। अब सर मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे सर, किसी भी नंबर को, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक नंबर मान लेते हैं, कौन सा मान लेते हैं सर, 15 ले लिया। सर 15 का अगर मल्टीपल्स पता करोगे तो सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से क्या तो 15, 2 से क्या तो कितना आया सर 30, और इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणज होती है। एवरी नंबर, देखो ये तो नंबर है और मल्टीपल्स कौन से आपके, यही तो मल्टीपल्स है ना जो आंसर आएंगे, यही तो गुणज है कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणज होता है। हाँ सर, क्योंकि ये हमें पता चल रहा है कि सर प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणज होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा सर हमारे पास में एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी एक राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, सही कथन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि सर आपके जो पांचों ही कथन लिखे हुए थे उस पांचों कथन सही लिखे हुए थे। जो स्टेटमेंट थे सारे स्टेटमेंट क्या है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, सभी कथन क्या है यहाँ पर सही कथन है। एक बार के लिए आप सभी स्टूडेंट वापस से सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके बाद में अपने माइंड में सोचना स्टार्ट कीजिए कि हाँ सर ने इस कथन के लिए हमें क्या बताया था, इस स्टेटमेंट के लिए क्या बताया था, अपने माइंड में उसको वापस एक बार से दोहरा लीजिए। दे देता हूं, देखो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ द सम ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ p इज 8, फाइंड द नंबर p, p के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग 8 है, तो संख्या p को ज्ञात करो। अब जैसे मान लो कि 44 है तो पहले 44 के सभी गुणनखंड लिखो, कौन कौन से होंगे सर, 1 2, इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन सा आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, 4 के बाद में 8 का तो इसमें डिवाइड होगा नहीं, सिर्फ 11 हो जाएगा, 11 के बाद में कौन सा आ जाएगा 22 आ जाएगा, और 22 के बाद में 44 आ जाएगा, है ना। बाकी आपको मैंने मेथड बताया हुआ कि कैसे निकालते हैं फैक्टर्स। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से केवल प्राइम फैक्टर्स पता करना है। हाँ निकाल सकते हो, मना कौन कर रहा है। अगर आपको सीधा, जैसे मुझे पता था कि सीधे सीधे ये वाले होते हैं, मैं लिख लिया। अगर मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, एलसीएम करो, उससे इजीली निकल जाएगा। अब जैसे ये इसका प्राइम है, ये भी इसका एक प्राइम फैक्टर है। अब इन तीनों को प्लस कर लो, क्योंकि क्या करना है, सम करना है ना, साफ साफ लिखा हुआ कि सर इनका जो प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उनका सम करना है, सभी का जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनका योग करना है। तो मैंने 1 2 और 11 तीनों को प्लस किया, कितना आ गया सर हमारे पास में 3, और कितना आ गया 14, जबकि अपने पास आना कितना चाहिए था सर, 8 आना चाहिए था, हमें तो 8 चाहिए था इसका प्राइम फैक्टर्स का। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा, नहीं होगा। इसी तरह सबके पता करो, पहले सबके फैक्टर्स पता करो, फिर उसमें से प्राइम फैक्टर्स बाहर निकालो, उनका फिर सम करो। अगर उनका सम अगर 8 आ जाए तो वो नंबर आपका क्या होगा सर, वो नंबर आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए सबके फैक्टर्स पहले पता करो, 35 के भी करो, 50 भी करो, 30 के भी करो, जिससे आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपको फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं कि नहीं आते, है ना। सभी पता कर लो। उसके बाद में फिर उनमें से जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ये जो अभाज्य गुणनखंड है, उनका प्लस करो।
और पता करो कि उनका 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये लेना। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, क्या चेंजिंग हो गया कि यहाँ पर जो योग है वो अपना 7 रहेगा। योग कितना रहेगा सर? योग हमें यहाँ पर 7 रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ अलग से। योग हमारा 7 रखना है। यहाँ पर जो सम होगा वो हमारा 7 रहेगा, इस बात की ध्यान रखना। सम कितना रहेगा? 7 रहेगा। अब पी क्या है? आप पूछोगे सर पी क्या है? तो पी इन चारों में से एक नंबर है। उस जैसे ये है ना, ये भी एक पी है, लेकिन ये पी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके जो अगर हम प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम 1 तो आपका प्राइम होता नहीं है, तो 2 और 11 प्राइम है, लेकिन उसका सम कितना आ रहा है? 13। जबकि इस पी के अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है? 7। इस पी के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका सम कितना हो रहा है? 7, जबकि इसका कितना आ रहा है? 13। तो क्या ये पी हो सकता है? नहीं सर। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ये कितना लिखा हुआ है? 50। 50 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अब इनमें से देख लो, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो सर एक तो 2 प्राइम नंबर है और एक 5 प्राइम नंबर है। तो 2 + 5, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 7। और हमारे क्वेश्चन में भी कितना लिखा हुआ था? 7 लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में भी, यहाँ भी 7 है। इसका मतलब कि सर जो 50 है वो हमारा क्या हो सकता है सर? वो हमारा पी हो सकता है। वो कितना हो सकता है? पी। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा सर? इसका राइट रहेगा। अब जैसे अगर मान लो आपको 35 का निकालना हो, तो 35 का क्या क्या होगा सर? एक तो 1, 2, 5, 7 और 35। अगर इसमें मैं प्राइम फैक्टर्स पता करूं तो कौन कौन से? 2, 5 और 7 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2 + 5 + 7 कितना हो गया सर? 7 और 2 9, 9 और 5 कितना हो गया सर हमारे पास में? 14। तो ये भी आपका क्या नहीं हो सकता सर? पी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो कितना चाहिए? 7 चाहिए। अगर 30 के लिए पता करो तो कितना होगा सर? 1, 2, 3, 3 के बाद में 5, फिर 6, 6 के बाद में 10, 15 और कितना हो जाएगा सर? 30। अगर इसमें मैं प्राइम फैक्टर्स पता करूं तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे सर? ये हमारे पास में कितने होंगे सर? प्राइम फैक्टर्स होंगे। और अगर ये प्राइम फैक्टर्स हमें इसमें प्लस करने होंगे, अगर ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ से प्लस करने होंगे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। अगर इसमें मान लो कि आपको प्राइम फैक्टर्स प्लस करने होंगे तो आप कौन कौन से करोगे सर? 2 + 3 + 5। तो 5 और 3 8 और 2 कितने हो जाएंगे सर हमारे पास में? 10। तो ये भी हमारा क्या नहीं हो सकता सर? पी नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा होगा सर? ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा सर? इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि जो 7 है वो टाइपिंग मिस्टेक से या काउंटिंग करने में मेरे 8 आ गया था, इसलिए मैंने उसमें 8 लिख दिया था। कोई बात नहीं, चेंज कर लेना, उसमें 7 रहेगा ना सम। तो पी क्या है सर? पी एक नंबर है जिसके आपको फैक्टर्स पता करने हैं, और फिर उन फैक्टर्स में से आपको प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या निकालनी है, और उन अभाज्य संख्याओं के प्राइम नंबर्स का आपको सम करना है। और अगर वो सम 7 आ जाए, वही आपका क्या होगा सर? इसमें ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कस करो, है ना। उसके बाद में उस पर डिस्कस करके देखो कि उसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा है, और उस हिसाब से उसको सोल्व। सबसे पहले जो भी सर आपका जो पी नंबर है, उस पी के अभाज्य गुण, उसके गुणनखंड निकालने, और उसमें से भी फिर अभाज्य गुणनखंड निकालने, और उन अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना है सर? 7 है। उनका योग कितना है? 7 है। तो संख्या पी बतानी है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया, वो कितना आया? 44। यहाँ देखो ऑप्शन से काम होगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया था, क्योंकि बिना ऑप्शन से तो आप कोई सा नंबर निकाल सकते हो, तो आपको ऑप्शन यूज कर लेना है। सबसे पहले 44 लिया। 44 को हमने एक बार के लिए मान लिया कि 44 आपका पी है। चलो 44 लिया। 44 के हमने गुणनखंड या फैक्टर्स पता किए, तो कौन कौन से है सर? 1, 2, 4, 11, 22 और 44। अब क्या पूछा सर? इसके केवल अभाज्य गुणनखंडों का योग करना है, इसके केवल प्राइम फैक्टर्स का सम करना है। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से मिले हमें सर? एक तो 2, एक 11। बोलना नहीं बीच में, केवल क्लास में ध्यान दो। एक 2 और एक 11, इन दोनों को प्राइम नंबर थे, दोनों का क्या करना था? सम। सर सम क्यों करना था? माइनस क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? डिवाइड क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि आपको सम करना है, आपको योग करना है, इसलिए यहाँ पर हमने सम किया। तो 2 और 11 को प्लस किया, कितना आया सर? 13 आया। लेकिन सर क्वेश्चन तो 7 लाना था, आप 13 लेके आ गए, यानी कि ये तो पी नहीं है। कोई बात नहीं, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है 50। चलिए इस बार मान लेते हैं कि पी आपका 50 है। 50 के पहले क्या करने? सिर्फ प्राइम फैक्टर्स पता करो, गुणनखंड पता करो। तो सर 1, 2, 5, 10, 25 और 50। ठीक है। फिर सर उसमें से भी कौन से? अभाज्य गुणनखंड, उसमें से भी प्राइम फैक्टर्स पता करो। सर इसमें प्राइम नंबर एक तो 2 था, एक आपके पास में 5 था, दोनों को प्लस किया, कितना आया? 7। अच्छा सर आपके एक क्वेश्चन में भी तो 7 दिया हुआ है,
क्वेश्चन में भी आपका योग 7 है, मतलब कि सर ये p है। सर जब 35 के फैक्टर्स पता किए तो 1 2 5 7 35, प्राइम नंबर्स बताओ 2 5 7, तीनों को प्लस किया, कितना आया 14। क्या 14 हो सकता है? नहीं सर, आपको तो 7 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। 30 के लिए पहले फैक्टर्स फिर प्राइम फैक्टर्स, पहले गुणनखंड फिर अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3 5 6 10 15 30, और इसमें 2 3 और 5 तीनों को प्लस किया, प्लस किया तो कितना आया 10। नहीं सर, आपके तो 7 आना चाहिए था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ रीड करो मेरे साथ साथ, है ना। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सबको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मल्टीप्लाई द सेकंड मल्टीपल, देखो क्वेश्चन को इस बार ध्यान से पढ़ना है, छाने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको पहले ये पता कर लो करना है क्या क्वेश्चन में, सर मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुणा करना है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। किसको करना है, मेरे साथ साथ पढ़ना सीखो क्वेश्चन को। द सेकंड मल्टीपल, द सेकंड मल्टीपल ऑफ 7, सेकंड मल्टीपल ऑफ 7, 7 के दूसरे गुणज, 7 का तो कौन सा गुणज चाहिए सर हमें, दूसरा। उसके साथ में सर थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, उसके साथ में क्या चाहिए सर हमें, थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, थर्ड मल्टीपल ऑफ 10। 10 का तीसरा गुणज चाहिए हमें, 10 का कौन सा गुणज चाहिए, 10 का तीसरा गुणज चाहिए, और उन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। चलो सभी स्टूडेंट फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। पहले सेकंड मल्टीपल ऑफ 7 निकालो, फिर थर्ड मल्टीपल ऑफ 10 निकालो। 7 का तो दूसरा गुणज पता करो और 10 का तीसरा गुणज पता करो। तीसरा गुणज तो जानते हो ना, मल्टीप्लाई, और थर्ड का मतलब थर्ड टाइम, सेकंड का मतलब सेकंड टाइम, और फिर उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उनको आपस में कर दो गुणा। जल्दी करो, मैं इसको आगे सोल्व करवा रहा हूँ ना, आप फटाफट से कर लो, थोड़ा मैं लिख लेता हूँ तब तक। आप सबको क्या करना है सर, हमें करना है मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है। लेकिन सर किस किस को करना है, किस किस को करना है सर, सेकंड मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल ऑफ 7। चलो निकाल लो फटाफट से सेकंड मल्टीपल ऑफ 7। एक तो सर इसको, और इसके साथ में सर थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब आपको सेकंड का मतलब, सेकंड का मतलब होता है, सेकंड का मतलब होता है सेकंड मल्टीपल, थर्ड का मतलब होता है थर्ड मल्टीपल। यानी कि सेकंड का मतलब समझ गए ना, कि इसका सीधा सीधा सेकंड पता कर लो, और इसका सीधा सीधा थर्ड मल्टीपल पता कर लो। तो इसका सेकंड तो कितना हो जाएगा 14, और इसका थर्ड कितना हो जाएगा 30, और उनको आपस में क्या कर देना सर, उनका आपस में कर देना मल्टीप्लाई। क्योंकि देखो सीधा आपको थर्ड मल्टीपल पूछा है, यानी कि इसका तीसरा गुणन, तीसरा गुणज, इसका कौन सा पूछा है, दूसरा गुणज, सेकंड मल्टीपल, तो सेकंड ही निकाल ले, क्योंकि फर्स्ट तो कौन सा होगा 1, सेकंड कौन सा होगा सेकंड, इसका कौन सा होगा 1 2 और सर 3। अब इन दोनों को क्या कर देना है सर, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी को पता है। 14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 3 जा 42, और 42 के बाद में 0, तो कितना आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा सर 420। दोबारा देख लो एक बार से, सभी स्टूडेंट एक बार वापस से दोबारा देख लीजिए। मल्टीप्लाई करना है सेकंड मल्टीपल ऑफ 7, सेकंड मल्टीपल ऑफ 7, और थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, 10 के तीसरे गुणज को और 7 के दूसरे गुणज को। तो सर ये तो रहा आपका थर्ड मल्टीपल ऑफ 10, तीसरा गुणज, यानी सीधा तीसरे से गुणा कर दो, थर्ड से 3 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो सर 30। सेकंड मल्टीपल ऑफ 7, 7 का दूसरा, तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया सर 420। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। चलिए अब सेकंड वापस सामने देख लीजिए, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझा सकूं। इसका इसका ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना क्या लिखा हुआ है। सर इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450। कितना इजी क्वेश्चन है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको बताया था कि किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता तो कैसे करते हैं सर, एलसीएम करते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, 450 के अभाज्य गुणनखंड बता देने आपको। सबको पता है कि सर एलसीएम करना है अभाज्य गुणनखंड में। चलो इसका एलसीएम कर लो आप, है ना, इसका एलसीएम कर लो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड अगर करना हो किसी भी नंबर का तो क्या करते हैं,
एलसीएम करते हैं, एलसीएम करने पर जो साइड वाले नंबर होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। चलिए मैं थर्ड और फोर्थ साथ ही बता देता हूँ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा आपको सोल्व करने के लिए, आप सोल्व करना फिर मैं वापस करवा दूंगा। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 15। लो सर कल वाला क्वेश्चन ही वापस आ गया। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, इसके कॉमन फैक्टर्स बताने 48 एंड 56 के। 48 छत्ता 56 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ज्ञात करो। तो सर ये तो हमने कल ही बताया था कि सबसे पहले इनके फैक्टर से गुणनखंड पता करेंगे, फिर उनमें कॉमन पता कर लेंगे। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है सर, सम ऑफ, देखो सम लिखा है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 के पहले 5 गुणजों का योग ज्ञात करो, पहले 5 गुणजों का योग ज्ञात करो। चलो जल्दी से, आपके पास में थोड़ा सा टाइम है उसमें सोल्व करो, उसके बाद में फिर मैं सोल्व करवा दूंगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप सभी को देख ही लिया कि सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो कुछ नहीं करना था, कि सेकंड मल्टीपल आपको 7 का चाहिए था तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए था तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 420 आ गए। इसके बाद में जब सर हम सेकंड क्वेश्चन पे गए तो क्या लिखा हुआ था, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450 यानी 450 का अभाज्य गुणनखंड। आप सबको पता है कि सर जब भी अगर किसी नंबर की अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो, किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड करना हो, तो सर अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किसी नंबर का करना हो या अभाज्य गुणनखंड अगर आपको करना हो, क्या करना हो, अभाज्य गुणनखंड अगर आपको करना हो, अभाज्य गुणनखंड अगर किसी नंबर के करने हो, तो सर उसमें हमेशा एलसीएम या लसाअ करते हैं। तो सर 450 के एलसीएम कर लो, एलसीएम करोगे तो सबसे पहले सर 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 5 आ जाएगा। इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें फिर से 5 का डिवाइड किया तो सर कितनी टाइम हो गया, ठीक है इसमें 3 का भी डिवाइड हो रहा है, 5 और 2 7 और 2 9 हो रहा है ना, तो 3 का भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, 3 का कोई इश्यू नहीं है ना, अगर सिंगल नंबर हो तो आगे पीछे कर सकते हो। चलिए मैं आपके लिए 3 का कर देता हूँ, क्योंकि इसमें 2 और 2 5 और 2 7 और 2 9 हो जाएगा ना, तो इसमें आप 3 का भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जब सम करने पर आपके पास में कितना आ रहा है, सम करने पर 9 आ रहा है तो 3 का इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का अगर डिवाइड करोगे तो 3 से 1 जा 21 है ना, 21 1 यहाँ पे रहेगा 15, तो 3 5 जा 15। अब 75 में 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है, 12 में 3 का डिवाइड होता है, तो इसमें भी किसका होगा, 3 का डिवाइड होगा, 25 टाइम्स होगा ना। चलिए सर अब 25 में तो होता नहीं है, 5 का डिवाइड कर दिया तो सर 5 आ गया, 5 का डिवाइड कर दिया तो सर 1 आ गया। और ये जो इधर वाला जो सारा लिखा हुआ ना, ये क्या होता है सर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। बोलो मत, माइक म्यूट करो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास में क्या हो गया सर, इस क्वेश्चन का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस तरह करते हैं सर, किसी नंबर का अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड करना हो तो उस संख्या का एलसीएम, एलसीएम कर लो, बोलना नहीं है, बोला ना, उसका एलसीएम कर लो। अब सर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स या उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करने किसके 48 एंड 56। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है कि जो आपके पास में 48 एंड जो 56 लिखा हुआ है, इन दोनों के आपको कॉमन फैक्टर पता करने, क्या पता करने सर, हमें कॉमन फैक्टर पता करने हैं, जिसे कहा जाता है सर उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाता है। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले सर 48 के फैक्टर्स पता करो, तो 48 के फैक्टर्स कैसे पता करोगे, चलो आपको मैं आप वाला मेथड यूज करवा देता हूँ। सबसे पहले एलसीएम कर देते हैं, 2 का किया तो सर 6 टाइम करेंगे, फिर से सर 2 का किया तो 3, 3 का किया तो सर 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, एलसीएम का बॉक्स रहेगा। अब सर इस एलसीएम के बॉक्स में क्या करना होता है सर, हमें यहाँ पर लिखेंगे 48, 48 में सबसे पहले सर 1 का डिवाइड किया तो सर कितनी टाइम हुआ, 1 का डिवाइड किया तो 48 टाइम ही हो गया। इसके बाद में सर 1 के बाद में 2 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 का किया तो सर कितनी आ गया सर 24 आ गया। 3 भी इस बॉक्स में मिल जाएगा हमें, 3 का करेंगे इसमें डिवाइड तो कितने टाइम हो जाएगा, 3 का डिवाइड 3 6 हो जाएगा ना, 16 3 जा 48, 16 आ जाएगा। 4 आप यहाँ से इजीली बना सकते हो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 का करोगे तो कितनी टाइम आ जाएगा सर 12 टाइम। 5 नहीं बन सकता, 6 बन सकता है ना, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके, 6 से करोगे तो 6 8 जा
48, 7 नहीं बन सकता, 8 बन सकता है तीनों से मल्टीप्लाई करके। 8 का करोगे तो कितनी टाइम हो जाएगा सर, 6 टाइम। लेकिन सर ये वाला आपके पास में रिपीटेशन हो गया, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए सर हमारे पास में इसके फैक्टर्स पता चल गए। फिर सर 56 का पता करना है। 56 के लिए फिर से सर 2 का डिवाइड किया तो 28, 2 का डिवाइड किया तो 14, 2 का डिवाइड किया तो 7 टाइम, और 7 का डिवाइड किया तो सर 1 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास में इसका बॉक्स रहेगा। अब एक काम करते हैं, इसमें सोल्व करते हैं इसको। सर यहाँ पर लिखा 56, 56 में 1 का डिवाइड किया 56 टाइम, 1 के बाद में 2 इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है, हाँ सर कितने टाइम, 28 टाइम। 3 दिखाई दे रहा है, नहीं। 4 बन सकता है, हाँ सर 4 बन सकता है। 4 का डिवाइड कर लो, कितने हो जाएगा सर, 4 का 14 टाइम होगा। 14 4 जैसे 56 होता है, डिवाइड करके देख लो, 4 बन जाए 4, 16। तो 5 नहीं बन सकता, 6 नहीं बन सकता, 7 बन सकता है सर। 7 बनाओगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 टाइम। 8 बन सकता है सर, 2 को 2 से 2, तो कितना हो गया 8, 8 का 7 टाइम। लेकिन सर यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। तो ये क्या रहेगा सर हमारे पास में, ये वाला जो रहेगा ना 1 2 4 7 8 5, ये क्या रहेगा हमारे पास में, इसके फैक्टर्स रहेंगे। अब हमें क्या पता करने सर, कॉमन फैक्टर, जैसा हमने कल पता किया था। इसमें हाईलाइट कर दूं मैं यहीं पे, सर 1 दोनों के अंदर आ रहा है ना, चलिए 1 को हाईलाइट करो। 2 दोनों में आ रहा है, आप वहां पे गोला बना लेना है ना। सर 4 दोनों के अंदर आ रहा है, हाँ सर 4 भी आ रहा है। और कौन आ रहा है सर, 8 आ रहा है, वहां पे गोला बना लेना इस तरीके से। उसके अलावा 12 नहीं है, 16 नहीं है, 24 नहीं है, 48 नहीं है। चलिए सर ये तो पता चल गया हमारे पास में। तो सर कौन कौन से होंगे, 1 2 4 और 8, ये हमारे क्या रहेंगे सर, इसके कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये आपके पास में रहेंगे। सिंपल सा था, पहले दोनों के फैक्टर्स पता किए, फैक्टर्स पता करने के बाद में उन दोनों के अंदर आपको कॉमन फैक्टर पता करने थे, उभयनिष्ठ गुणनखंड पता कर लिए, और उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करके उन दोनों का आराम से इजीली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखना क्वेश्चन नंबर, देखो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 के पहले 5 गुणजों का योग होगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले आपको जो भी 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने, क्या लिखने, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने। सबसे पहले क्या लिखने सर, 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, यानी कि प्रथम 5 गुणज आपको लिखने, और फिर उनका क्या करना है सर, उनका सम कर देना योग। तो सर 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब 15 बन गया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया सर 15, ये कितना हो गया 30, ये कितना आ जाएगा 45, यहाँ पर सर 60, और यहाँ पर आ जाएगा 75, और इन सबको कर दो प्लस, कर दो सर प्लस। अगर इनको प्लस करो, क्योंकि साफ साफ लिखा हो ना, इनका सम पता करना है, इनका योग पता करना है। चलिए सम करो, 5 5 10 और 15, तो 5 तो यहाँ से आ गया, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, 1 और 1 2, 3 5, 4 9, 9 और 6 15, और 15 और 7 कितना हो गया 22, है ना 22। तो ये कितना आ गया सर 225। तो आंसर कितना आ गया सर 225, ये हमारा क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि सबसे पहले क्या करना था, 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पता करने थे, प्रथम 5 गुणज करना था, और उनका सम या योग पता करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चारों ही क्वेश्चन आपके पास में बहुत इजी क्वेश्चन था। दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करना था सर, 7 का सेकंड मल्टीपल और 10 के थर्ड मल्टीपल को आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो 7 का सेकंड मल्टीपल मतलब कि 7 मल्टीप्लाई टू सेकंड के लिए मल्टीपल तो ऐसे पता करते हैं ना, 1 से फर्स्ट तो 1 हो जाएगा, सेकंड सेकंड हो जाएगा, थर्ड थर्ड हो जाएगा, और 10 का थर्ड तो 10 मल्टीप्लाई 3, दोनों का इसका 14 आया, इसका 30 आया, दोनों का मल्टीप्लाई करके 420। दोबारा देख लेना सभी स्टूडेंट, दोबारा देख लेना, मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन करना था 450 का, अभाज्य गुणनखंड करना था, एलसीएम करना था। एलसीएम किया 2 3 3 5 5 आया, और ये क्या हो गया सर, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ध्यान रखना ऑप्शन में कल भी मैंने बताया था कि आपको सेम दिखाई दे सकते हैं ऑप्शन में, थोड़ा ध्यान से देखना ना, कहीं ऐसा नहीं कि 3 ज्यादा लिखा हो या 5 ज्यादा लिखा हो, 3 कम लिखा हो या 2 ज्यादा लिखा हो। तो इजी ध्यान से देखिए कि ऑप्शन कौन सा चूज करना है। अगर आपको कॉमन फैक्टर पता करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करना है, तो सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स पता किए, जो हमारा मेथड था उससे फैक्टर्स पता करने के बाद में दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर पता किया कि दोनों के अंदर कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं। इस तरह हमारे क्या आगे कॉमन फैक्टर्स या उभयनिष्ठ गुणनखंड पता कर लिए। फिर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ था कि 15 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है, जो प्रथम 5 गुणज है,
उनका आपको सम या योग पता करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 15 के फर्स्ट 5 मल्टीपल पता किए, 1 2 3 4 5 मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, फिर उनका क्या कर दिया, सम कर दिया या योग कर दिया, जो कितना आ गया सर हमारे पास में 225 आ गया। तो इस तरह ये चारों क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। और इन क्वेश्चंस को ना जो आपके पीडीएफ फाइल कल के आई हुए ना वापस सोल्व कर लेना है इसको, ठीक है। अब एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार मेरे साथ साथ पढ़ के देखो ना सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार मेरे साथ वापस पढ़ के देखो, क्या लिखा हुआ है देखो। द टोटल नंबर्स ऑफ, मेरे साथ पढ़ना, द टोटल नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8 किसके चाहिए, देखो लाइन को समझो। लाइन क्या कह रहा है सर, मल्टीपल्स ऑफ 8 किसके, 8 के, बिटवीन 20 एंड 50, बिटवीन 20 एंड 50, माइक को म्यूट करो। 8 के किसके गुण चाहिए, 8 के कुल गुणजों की संख्या जो 20 तथा 50 के बीच में हो। देखो इसका मतलब कि मल्टीपल आपको इनफाइनाइट तक नहीं पता करने, अनंत तक नहीं पता करने, आपको ये बताना है कि 8 के जो मल्टीपल्स हैं, 8 के जो कुल गुणज है उनकी संख्या बतानी है, टोटल नंबर बताना है कि कितने होते हैं। ऐसे तो आपको क्वेश्चन अनंत होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास में एक कंडीशन और लिखी हुई, क्या लिखी हुई है कि आपको केवल बिटवीन 20 एंड 50 ही बताने हैं, यानी कि 20 तथा 50 के बीच, 20 तथा 50 के बीच में जो 8 के गुणज है केवल आपको वही बताने हैं, ऐसे नहीं कि अनंत तक बताने। तो आपने कहा कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको किससे लेकर किसके बीच में बताने, सिर्फ 20 तथा 50 के बीच में, 20 तथा 50 के बीच में बताने। तो पता चला कि सर 8 के मल्टीपल है ना, तो 8 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, जो तो इसके बीच में आएगा नहीं, क्योंकि ये तो कहां से स्टार्ट होगा, 21 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा 49, क्या ये आएगा, नहीं सर ये नहीं आ सकता। 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 16, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना दोनों, क्योंकि ये 20 से छोटा रहेगा। आपको तो कहां से चाहिए, 20 से 50 के बीच में, 20 और 50 के बिटवीन चाहिए ना, तो यानी 21 से स्टार्ट करो और 49 तक कंप्लीट करो। सर 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 24, 8 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा सर 28, और 8 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा सर, सॉरी 32 होगा ये है ना, कितना होगा 32, ये कितना होगा 32। और इसके बाद में 8 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा सर हमारे पास में 40, 8 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 48, और 8 मल्टीप्लाई 7 56। नहीं सर 56 नहीं हो सकता, 56 क्यों नहीं हो सकता, देखो सिंपल सी बात बताऊं क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था सर हमारे पास में लिखा हुआ था बिटवीन 20 एंड 50 लिखा हुआ था, मतलब कि सर 20 और 50 के बीच में चाहिए, बीच में चाहिए तो क्या होगा सर 21 से और 49 के बीच में चाहिए। अब देखो सर, सबसे पहले हमारे पास में जो फर्स्ट मल्टीपल था वो कितना था 8, सेकंड मल्टीपल कितना था 16, जो दोनों इससे पीछे रह गए, है ना। फिर कितना आया था सर 24, उसके बाद में कितना आया 32, उसके बाद में कितना आया 40, उसके बाद में कितना आया 48, और उसके बाद में कितना आया 56। तो सर ये भी इससे बाहर निकल गया, तो मतलब केवल कि सर ये वाले जो आपके गुणनखंड, ये जो आपके पास में मल्टीपल्स या गुणज है ना 8 के, केवल वही इसके अंदर आएंगे। तो ये कौन कौन से हो गए सर, काउंट कर लो, केवल आपके पास में कितने रहेंगे, केवल सर ये जो ये लिखे हुए हैं ना, केवल यही आपके मल्टीपल्स हैं जो 20 और 50 के बीच में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, देखो कितना ईजी था, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर कितने हो गए 4। कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर टोटल नंबर्स बताने किसके सर, मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 के गुणजों की कुल संख्या बतानी है, लेकिन कौन से सर 20 और 50 के बीच में, मतलब ना तो 8 काम में आएगा, ना 16 काम में आएगा, ना इस 48 के बाद वाले काम में आएंगे, केवल ये वाले आपके काउंट करने हैं। क्यों सर 8 और 16 क्यों नहीं काउंट करना, सर वो इसलिए काउंट नहीं करना क्योंकि आपको बिटवीन 20 एंड 50 लिखा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, जो 20 तथा 50 के बीच में हो। तो सर क्या ये 8 और 16 इस 20 तथा 50 के बीच में आ रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं आ रहे, तो सर इसको काउंट नहीं करेंगे। क्या 56 इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं, तो केवल 24 32 40 और 48, केवल कितने हैं सर 4 मल्टीपल्स ही ऐसे हैं जो 20 एंड 50 के बीच में आ रहे हैं, जो 20 तथा 50 के बीच में आ रहे हैं। तो देखो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमने वैसा काम किया, तो आपको केवल उतना ही काम करना है जितना क्वेश्चन कहे। क्वेश्चन ने क्या कहा कि सर 8 के गुणज बताने, ठीक है 8 के मल्टीपल्स तो हमने कहा, तो भाई देखो मैंने आपको कहा कि चलो मुझे 8 के मल्टीपल्स बताओ, आपने कहा सर 8 के मल्टीपल्स बताने मतलब कि अनंत तक जाना है, फिर मैंने कहा नहीं, आपके पास में एक कंडीशन और है,
क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि आपको 20 और 50 के बीच बीच वाले बताने, बिटवीन 20 एंड 50 बताने। अच्छा सर, हमें केवल 24, 32, 40, 48 चार ही काउंट करने, तो इसका मतलब सर 4 हो जाएंगे। ऐसे तो सर मल्टीपल तो कहीं रुकेंगे ही नहीं, वो तो इन्फिनाइट तक जाएंगे। लेकिन कंडीशन साथ में लिख के क्या दी है कि आपको बिटवीन 20 एंड 50 बताना है, 20 तथा 50 के बीच में बताना है। वो भी किसके होने चाहिए सर? 8 के गुणज होने चाहिए। देखो सारी बातों को, अगर क्वेश्चन को आराम से एक एक बात को पकड़ो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है ना, इसको खोलो। सबसे पहले पता किया सर मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। फिर पता किया बिटवीन 20 एंड 50, ये लो क्वेश्चन हो गया बिटवीन 20 एंड 50 और मल्टीपल ऑफ 8। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और दिखा देता हूं, ये तो आप कर लोगे, मुझे पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36, निम्न में से कौन 36 के सभी गुणनखंडों के लिए सत्य है? तो सर कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, सीधा सीधा यही बात पूछ ली कि सर 36 के गुणनखंड बता दो। क्या बता दो सर? 36 के गुणनखंड बता दो, इसमें से कौन कौन से गुणनखंड आपके 36 के होंगे, 36 के गुणनखंड बता दो। एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो सर 36 के गुणनखंड हमें बहुत इजीली निकालने आते हैं, हमने बार बार प्रैक्टिस की है, और अब तुम चुटकियों में किसी भी नंबर के गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इसके कितने आएगा? 18। इसका कितना आ जाएगा सर? इसका कितना आ जाएगा? अभी देखो इसमें ऑप्शन से करना और बताऊंगा मैं आपको ऑप्शन से कैसे करते हैं। पहले मैं अपने वाले तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1। तो ये कितना लिख दिया सर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये लिख दिया। देखो जो बच्चा इस क्लास को मेरे साथ साथ ध्यान से देखेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो भी लेकिन लेकिन जो भी बच्चा इस क्लास के मेरे यहाँ पे बैठ के साइड में ध्यान देगा, उसको क्वेश्चन नहीं समझ में, भाई कैसे समझ में आएंगे? मेरे को बताओ, जब आपका ध्यान ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? और जो ध्यान देगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन अंगुलियों पे कर देगा फिर। लेकिन बात ये कि ध्यान दो क्लास में। सर यहाँ पर इसको सोल्व करना है, सबसे पहले इसको बॉक्स बनाओ। ये लो सर बॉक्स बनाया। देखो मैं दोनों मेथड बताऊंगा, है ना। 36 लिखा सर, 36 में सबसे पहले 1 का डिवाइड करो 36 टाइम। इसके बाद में 1 के बाद में आता है 2, इस बॉक्स में मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है। 2 का सर 18 टाइम, 3 मिल रहा है, ये सर मिल रहा है, कितनी टाइम हो गया? 12 टाइम। 4 बनेगा, यस सर बनेगा। तो 4 का करो तो कितनी टाइम सर? 9 टाइम। 5 बनेगा? नहीं। 6 बनेगा? हाँ सर 6 बनेगा अभी भी। तो सर 6 बनाओगे तो कितनी टाइम होगा? 6 का तो 6 टाइम होगा, ये लो सर। सर 6 जो होगा वो सर 6 का 6 टाइम होगा, तो ये तो सर डबल हो गया। और डबल नहीं चलेगा सर, फिर यहीं पे रुक जाओ। डबल नहीं होगा, यहीं पे रुक जाओ। तो ये क्या हो गया सर? हमारे पास में इसके फैक्टर्स या गुणनखंड पता कर लिए। तो कौन कौन से हो गए सर हमारे पास में? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। देखो लिखेंगे भी ऐसे नहीं कि 6 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 6 को 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 6 को 1 टाइम ही लिखेंगे। तो ये आपके पास में, अब चेक कर लो, ये आपके पास में जिस भी क्वेश्चन में आपके पास में ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं वो आपका सही होगा। तो आपने देखो देखना स्टार्ट करना है। अब ऑप्शन कैसे देखना है? 1, 2, 3, 4 सारे एक साथ मत देखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े थोड़े। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है सर। फिर कितना लिखा हुआ? 6, 9 और 12, इन तीनों को देखते हैं। 4 के बाद में 6, 9, 12, ये तो सर सही है। 6, 9, 12 इसमें तो लिखा हुआ है, इसमें तो 6, 9 टू 6, 9 और 12 लिखा हुआ है ना। चलिए सर इसमें देखते हैं। अरे सर इसमें 6 नहीं लिखा हुआ, हटा दो इसको, इसको क्या कर दो? इसको हटा दो। चलिए सर इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा दिया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा गलत हो गया। इसके बाद में इसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं ना। इसके अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। यहाँ देखो ये रॉन्ग हो गया ना। 6, 9, 12 इसमें, 6, 9, 12 भी इसमें। तो सर अब आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 भी ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक हो रहा है। आगे चलते हैं। 18 और 36 चाहिए सर, इसमें तो 36 18 हटा दिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 18 36, हाँ सर इसमें सही है सर, इसमें 14 ला दिया और 16 भी ला दिया, तो सर ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या हो गया सर? ये दोनों भी हमारे पास में रॉन्ग हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ सर? ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा सर? इसका राइट रहेगा। ये तो सर हमने इससे किए। अब अगर आपको ऑप्शन सीधा ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते? देखो मैं बताऊं। 36 के सभी गुणनखंड पता करने, क्या 1 का डिवाइड होगा? 2, 3, 4, 6, 9, 12, 36, हाँ सर इन सबका तो डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे मत करना कि सर ये ठीक हो जाएगा, नहीं, पता करोगे क्या इससे ज्यादा कोई और नंबर है क्या? 1, 2, 3, 4, 8 सर 8 का डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया।
1 2 3 4 होगा, 6 का होगा, 9 का भी होगा, 12 का भी होगा, 18 का भी होगा, 36 का। तो सर इससे ज्यादा इसमें 18 है तो इसका काउंट करोगे, इसमें 14 का डिवाइड नहीं होगा, 16 का डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो या तो ऑप्शन में तो फिर ऐसे देखना पड़ेगा हमें कि सारे नंबर सारे, कई बार क्या होता है कि देखो अब ऑप्शन में कई बार देखने में पता गलती कहाँ हो सकती है, इन दोनों में आप गलती कर सकते हो कि जल्दबाजी में आप क्या कर सकते हो कि हाँ सर सारे नंबर्स का डिवाइड हो रहा है मतलब इसको टिक कर दो, लेकिन 18 रह गया ना इसमें, इसमें 18 नहीं है, इसमें 18 आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी गलती होने के चांसेस वो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि जब इसमें पता है कि इसमें 18 आना चाहिए तो इसमें 18 नहीं है। अब यहाँ से क्या करते हैं कुछ बच्चे सीधा करते हैं, कई बार क्या करते सीधा करते तो पता चलता है कि सर सबका डिवाइड हो रहा है, इसको टिक कर देते हैं हाँ सर सबका डिवाइड हो रहा है, सारे नंबर मिल गए जिसका इसके अंदर डिवाइड हो रहा है। क्योंकि हाँ, आपको सिखाए भी इसी तरीके से जाते हैं, क्योंकि आपको कई कई स्टूडेंट को इसी तरह से सिखाया जाता है कि ऑप्शन में पता कर लो कि सबका डिवाइड हो रहा है, लेकिन नहीं, 1 और 3 दोनों में सभी नंबर ऐसे हैं जिसका इसके अंदर 36 में डिवाइड जा रहा है, बस चेंज क्या है कि इसमें 18 है इसमें 18 नहीं है। इसलिए कोशिश करना कि आप इसी तरह से कर लो ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि वहां पे फिर चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इस तरह से करने में आपके गलत नहीं होगा और आपका सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ऑप्शन ध्यान से देखना, कई बार जल्दबाजी में ये मत कर देना कि सब कुछ यहाँ लिखा हुआ एज इट इज वो का वो मिलना चाहिए, थोड़े थोड़े नंबर ले लेना ना, ये छोटे छोटे, मैं 3 3 के ग्रुप ना लेना, मैंने 3 3 के ग्रुप चेक किए यहाँ पर कि क्या वो मेरे ग्रुप पूरे इसमें मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे। चलिए ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। फाइंड द सम, देखो फिर से क्या पता करना है, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96, फैक्टर्स ऑफ 96 दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 6। देखो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना दिए। गुणनखंड तो किसके पता करने, 96 के गुणनखंड, और उनका क्या करना है योग, वो भी कैसे होने चाहिए जो 6 के गुणज भी हो, जो क्या हो 6 के गुणज भी हो। मतलब कि देखो इस क्वेश्चन को पूरे आराम से समझो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सर 96 के फैक्टर्स पता करने, एक तो इसमें क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन का अलग अलग इसके अलग अलग बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि ऐसे कुछ उलझा हुआ क्वेश्चन था, हम उसको एक एक धागा बाहर निकाल रहे हैं कि उसको एक एक धीरे धीरे बात करते हैं इससे, है ना। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि 96 के फैक्टर्स पता करो, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि इसके 96 के गुणनखंड पता करो, ठीक है। फिर दूसरी बात ये लिखी हुई है कि आपको सम करना है, आपको इसमें योग करना है, लेकिन किसका करना है, जो 96 के ऐसे गुणनखंड, 96 के वो फैक्टर्स जो आपके 6 के मल्टीपल्स भी हो, जो क्या हो सर 6 के मल्टीपल्स भी हो, जो 6 के गुणज भी हो, यानी कि इसमें से केवल वही गुणनखंड आपको बाहर लेने हैं जो 6 के गुणज भी हो, जो 6 के मल्टीपल भी हो। तो पहले एक काम करो, पहले इसके 96 से फैक्टर्स करो, देखो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। 96 के पहले फैक्टर्स पता कर लो। सर आपने एक ही मेथड बताया, हम तो हर बार वही यूज करेंगे, चलिए कर लीजिए फिर। 2 4 जा 8 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 24, 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 12, 2 का डिवाइड किया तो 6 टाइम, 2 का किया तो 3 टाइम, और 3 का डिवाइड किया तो कितना आया सर 1। चलो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 1 2 3 4 5, 5 और ये रहा सर 3, ये हमारे पास में ये बना दिया बॉक्स। अब एक काम करो, 96 के फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करो। सर 1 का करेंगे तो 96 टाइम होगा, 2 सर इस बॉक्स में मिल रहा है हमें तो सर 48 टाइम, 3 भी इस बॉक्स में मिल रहा है तो कितना हो जाएगा 32 टाइम। 4 बना सकते हो ना, बना सकते हैं सर, 4 का करो इसमें डिवाइड तो 4 2 जा 8, फिर बनेगा 16 तो 24 आ जाएगा। इसके बाद में क्या इसमें 5 बन सकता है, नहीं बन सकता। 6 बन सकता है, हाँ सर 6 बना सकते हो अभी, तो सर 6 बनाओ, कितना होगा 6 का, 6 का इसमें अगर डिवाइड करोगे तो 6 बन जा 6 और 16 6 जा 96 हो जाएगा, ठीक है। 7 बना सकते हो, नहीं 8 बना सकते हो, हाँ सर 8 बना सकते हैं, 2 2 2 8 बन जाएगा। 8 का कितने टाइम होगा, 8 बन जाए 8 और 12 आ जाएगा, ठीक है। 9 बना सकते हो, नहीं 10 बना सकते हो, 10 मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 बना, नहीं। 11 12 बना सकते हो, हाँ सर 12 बना सकते हैं, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो बनाओ सर 12 का, 12 का कितने टाइम होगा 8 टाइम, ये लो सर हो गया रिपीट। रिपीट होते ही यहाँ पर रोक दो, देखो कितना जल्दी हमने सारे पता कर लिए, सारे सोच के देखो कितना इजी हमारे पास में, कितनी की टेबल आनी चाहिए आपको, 12 की टेबल पता की थी हमने हमें, और हमने सारे इसके फैक्टर्स पता कर लिए। अब 96 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए ये बताओ आप। सर 96 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 3 4 6 8 12, उसके बाद में 16 24 32 48 और 96,
ये हमारे क्या सर इस 96 के फैक्टर्स है। पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया ना, ये वाला पूरा कर दिया। फिर क्या स्टेप लिखा हुआ था कि 6 के जो मल्टीपल्स हैं उनका क्या करना है सर, हमें सम करना है या योग करना है। अब इसमें पता कर लो कि 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से। सर 6 का मल्टीपल बोले तो देखो जो भी 6 के मल्टीपल है, क्या 1 6 का मल्टीपल है? क्या 6 के मल्टीपल में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा? नहीं सर 6 आएगा। एक तो कौन आएगा सर, 6 का मल्टीपल 6 होता है। और कौन सा आ सकता है, 8 नहीं आता। 12 आता है ना 6 का मल्टीपल। उसके बाद में 16 नहीं होता, 24 होता है। फिर कौन होता है सर, 48 होता है। क्या 96 होता है 6 का मल्टीपल? चेक करके देखो कि कहीं भी इसमें 6 का डिवाइड होता है। 6 1 जा 6, हाँ सर होता है ना, 96 होता है ना 6 में। देखो मल्टीपल का मतलब समझते हो कि अब जैसे मैंने 96 में अगर मैं 6 का डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। देखो 6 1 जा 6, 3 और 36, तो 16 6 जा 96 नहीं होता। मतलब मल्टीपल तो है ना। मल्टीपल होने का मतलब कि उस नंबर में 6 का डिवाइड होगा, उस नंबर में क्या होगा, 6 का डिवाइड होगा। ये बात पे चलो आपको एक और अच्छी बात मिल गई कि सर अगर कोई भी नंबर किसी नंबर का अगर मल्टीपल है तो उस नंबर में उस नंबर का डिवाइड देगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 96 6 का मल्टीपल है, कैसे पता किया कि सर इसमें 6 का डिवाइड किया, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो 96 6 का मल्टीपल है। ध्यान रखना, अगर जैसे 96 6 का मल्टीपल क्यों है, क्योंकि 96 में 6 का डिवाइड हो रहा है। 96 में 6 का डिवाइड हो रहा है, इसलिए 96 6 का मल्टीपल है, 6 का गुणज है। तो सर ये हमें पता चल गया, और ये पता चल गया तो अब देखो अब क्या करना है, इनका सम करना है। तो कौन कौन से आ गए सर, एक तो 6, एक 12, एक 24, एक हमारे पास में 48 और एक आ गया सर 96। अब इनका क्या कर लेना, आपको सम कर लेना है। चलो सर एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। और इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा सर आपके पास में, 6 12 24 48 और 96। चलो करो प्लस। 6 to 8, 8 और 4 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 6 कितना हो गया 26, 2 यहाँ पर कैरी आ गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 9 कितना हो गया सर 18। तो अपने पास में कितना आ गया 186, क्या रहेगा सर इसका आंसर रहेगा। एक बार के लिए क्वेश्चन, एक बार के लिए क्वेश्चन को एक बार वापस देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96, 96 के फैक्टर्स का सम करना है। लेकिन एक कंडीशन और क्या है, देट आर मल्टीपल्स ऑफ 6, 96 के सभी गुणनखंडों का योग करना है। लेकिन कौन से, जो 6 के गुणज हो केवल उनका ही करना है, सबका नहीं करना है। कहीं ऐसा नहीं कि आप इन सबको प्लस कर दोगे, सबको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन में एक कंडीशन लिखी हुई है कि जो मल्टीपल ऑफ 6 होंगे ना, जो 6 के गुणज होंगे, केवल उनका ही आपको प्लस करना है। तो सबसे पहले क्या किया, 96 के फैक्टर से गुणनखंड पता किए। जो गुणनखंड हमारा जो फॉर्मेट था, हमारा जो मेथड था, उसका यूज किया और ये हमने 96 के सभी गुणनखंड पता कर लिए। फिर उसमें से जो जो आपके 6 के मल्टीपल थे, सर मल्टीपल होने का मतलब, मल्टीपल होने का मतलब कि उस नंबर में 6 का डिवाइड जाएगा। अगर कोई संख्या 6 की गुणज है तो इसका मतलब कि उसमें 6 का भाग जाएगा, वो 6 से डिवाइड होगा। तो 6 था, 12 था, 24 था, 48 था, 96 था। फिर उनका क्या करना था, उनका सम या योग करना था। हमने उन सबका सम कर लिया, सम कर लिया तो आ गया 186 हमारे पास में आया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। और इस तरह हमने सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब आपको क्या करना है, इनको समझना है, इनको वापस देखना है ताकि आप और अच्छे से सीख पाओ।